हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के, है ना। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने दूसरा लेक्चर कवर किया था, उसके अंदर हमने बात किया था टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, लेकिन वहां पे केवल हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम समझा था। अभी इसमें 5, 6 एंड 7 किंगडम बाकी हैं। तो जो 3 किंगडम बचे हुए हैं, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं लेक्चर नंबर 2 में ही डालता हूं और उसी के साथ कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो समझते हैं यहां पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था आर.एच. विटेकर। तो लिखेगा प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर, है ना। आर.एच. विटेकर ने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया सबसे पहले, और उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करके केवल 5 किंगडम में रख दिया। इसके पहले 4 किंगडम हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। प्रोटिस्टा, उसके बाद हमने पढ़ा था मोनेरा, उसके बाद हमने पढ़ा था प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन यहाँ पे विटेकर ने क्या किया, फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दिया। इसीलिए ये किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। आर.एच. विटेकर ने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये प्रपोज किया था कितने में, 1969 में। तो याद रखिएगा 1969 के अंदर इन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। जरूरी बात यहां पे ये आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको बनाने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया यूज किए थे। तो हम उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया था वो हम लोग बात करते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे बोला था, सबसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया सेल टाइप, यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा तो उसके सेल टाइप को देखा जाएगा। सेल टाइप में 2 चीजें आती हैं। पहला, या तो वो सेल प्रोकैरियोटिक होगा और या तो वो सेल यूकैरियोटिक होगा, है ना। तो 2 टाइप के सेल होते हैं, आपको पता भी होगा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, उनको उन्होंने रख दिया क्या, प्रोकैरियोटिक। जिनके अंदर भी डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो उसको किस में रखा है, यूकैरियोटिक में। तो पहले उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये सेल टाइप के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ठीक। दूसरा उन्होंने क्राइटेरिया यूज किया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या यूज किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने यूज किया 2 चीजें, या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूनिसेलुलर होगी, यानी कि सिंगल सेल से मिलकर बनी होगी, और या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टी सेलुलर होगी, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होगी। तो 2 बातें यहां पे भी हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, क्लियर है। तीसरा क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया था सेल वॉल, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। चौथा पॉइंट जो उन्होंने कंसीडर किया था वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने अलग अलग टाइप के मोड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ हम लोग डिटेल यहां पे देखेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन कैसे, वो फोटोसिंथेटिक है कि वो हेट्रोट्रॉफिक है, उसके बेसिस पे यहां पे क्लासिफिकेशन किया उन्होंने। 5वें नंबर पे उन्होंने रखा रिप्रोडक्शन को, यानी कि रिप्रोडक्शन के भी बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, अपना ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। लास्ट में आता है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे उन्होंने कंसीडर किया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब उनके एंसेस्टर्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है उसको लेकर के उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो ओवरऑल उन्होंने ये 6 ऐसे कंडीशन देखे और उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश किया।
तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है, पहला सेल टाइप जिसमें दो चीजें हैं, प्रोकैरियोटिक हो सकता है, यूकैरियोटिक हो सकता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है, सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है कि वेजिटेटिव है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और छठे नंबर पे आता है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उनका इंसेस्टर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें। तो ओवरऑल हम लोगों ने 6 कैटेगरी देखा है और इन्हीं 6 कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? तो RH व्हिटेकर का ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये 6 क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया था। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया है ना। तो इसको मैं मिटा करके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को क्या किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहला हमारा क्या होगा? सेल टाइप, यानी कि ऑर्गेनिज्म या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है और या तो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हो सकता है, यानी कि या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होंगे, या तो वो यूकैरियोटिक होगा जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, पहला क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया सेल टाइप। क्लियर है? दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने क्या यूज किया था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने दो चीजें बोली, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक थे और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर था, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक थे और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर था, उनके लिए उन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप का नाम दिया मोनेरा। तो यहां पे हमें सबसे पहला किंगडम मिला मोनेरा। क्लियर? यानी कि मोनेरा के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक वाले हैं जिनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, और वो सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूनिसेलुलर। पक्का? दूसरा कंडीशन, यूकैरियोटिक में उन्होंने दो चीजें कंसीडर की, या तो यूकैरियोटिक के ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर वाला भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मल्टी सेलुलर वाले हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है कि यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है। अब आपको याद रखना है, जितने ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, उनके लिए उन्होंने ग्रुप बना दिया प्रोटिस्टा। उनके लिए उन्होंने क्या ग्रुप बना दिया? प्रोटिस्टा। ध्यान से समझते जाइए, मैं आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा डाला है। अच्छा, दूसरा इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म कर लिया। तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या लिया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या कंसीडर किया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने बोला कि अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब इनमें बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी दिखाई दे रही थी। मतलब कुछ ऐसे थे जो फोटोसिंथेटिक वाले थे, कुछ ऐसे थे जो ये क्या थे, हेट्रोट्रॉफिक थे। तो उन्होंने क्या किया? दो क्लासिफिकेशन यहां पे भी किया, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और कुछ ऑर्गेनिज्म को रखा हेटेरोट्रॉफिक के अंदर। क्लियर है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे दोनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आपको। जितने भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, उनके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया और नाम दिया प्लांटी, है ना। तो उनके लिए ग्रुप बना करके नाम दे दिया प्लांटी। तो प्लांटी के अंदर सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉफिक है, अब इनमें भी उनको क्या करना पड़ा? क्लासिफाई करना पड़ा। हेट्रोट्रॉफिक होते हुए भी कुछ ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा कि सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सैप्रोट्रॉफिक यानी कि एब्जॉर्प्शन, कैसा?
एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक प्रॉपर ग्रुप बनाया सेप्रोट्रॉफिक के अंदर और नाम रखा क्या, फंजाई। तो फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सभी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, सेप्रोट्रॉफिक। क्लियर। तो हेट्रोट्रॉफिक की दो कैटेगरी, सेप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे उनको उन्होंने रख दिया किसके अंदर, जो प्रीडेटर्स टाइप के थे उनको, उनके लिए उन्होंने ग्रुप बनाया एनिमेलिया। तो इसमें उन्होंने रख दिया एनिमेलिया। अब आपके पास किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से चले तो पहला आपका मोनेरा मिला, दूसरा आपको प्रोटिस्टा मिला, तीसरा आपको प्लांटी मिल गया, चौथा आपको फंजाई मिला और पांचवा आपको एनिमेलिया मिला अकॉर्डिंग टू आर.एस. व्हिटेकर। क्लियर है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तीन चीजें मैंने कंसीडर की, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब चौथे नंबर पे आता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे हम बात करते हैं कि सेल वॉल किसमें है और किसका बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक यानी कि जितने मोनेरा से बिलोंग करते हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो लिख लीजिएगा सेल वॉल प्रेजेंट है ना। और इनका जो सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, लिख लीजिएगा मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन किस नेचर का होता है, कैसे वो बनते हैं, वो सब कुछ डिटेल हम लोग मोनेरा में पढ़ेंगे। बस अभी आपको मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूं कि सेल वॉल प्रेजेंट है और बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकॉन से। क्लियर है। जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी कि प्रोटिस्टा थे इनमें सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है और सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकता है। तो दोनों चीजें यहां पे आपको मिल जाएंगी, सेल वॉल में भी प्रेजेंट में भी एब्सेंट, दोनों कंडीशन है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो वो बना होगा पेक्टिन एंड सेलुलोज से। ठीक है। तो सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलके बना होता है अगर प्रेजेंट होगा तो। एब्सेंट है तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही जितने भी प्लांटी हैं, प्लांटी में भी क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। और ये जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्लियर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने भी प्लांटी हैं उनके अंदर सेल वॉल मिलेगा प्रॉपर और वो सेल वॉल बना होगा सेलुलोज से। अच्छा, बात आती है अब किसकी, फंजाई की, कि क्या फंजाई में सेल वॉल है। हाँ, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल वॉल प्रेजेंट, और ये जो सेल वॉल है बेटा इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेगा, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, नीट का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो फंजाई होते हैं उनका सेल वॉल किसका बना होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया था। पहला ही ऑप्शन काइटिन दिया हुआ था, दूसरे नंबर पे दिया हुआ था सेलुलोज, तीसरे पे दिया हुआ था सेलुलोज एंड पेक्टिन और चौथे पे दिया हुआ था काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो बहुत सारे बच्चों ने केवल काइटिन देखा, मारा टिक, और उसी के साथ उनका हो गया कांड, है ना। तो आपको पूरा प्रॉपर देखना है, ये नहीं कि आधा देखे और तुरंत टिक कर दिए तो 4 नंबर ऐसे ही खा लेंगे आप। तो याद रखिएगा काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से मिलकर के वो बने होते हैं, पक्का, कोई डाउट नहीं है। अब देखो होलोजोइक यानी कि एनिमेलिया, इनमें तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट। तो लिख लीजिएगा सेल वॉल एब्सेंट। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक, प्रॉपर। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ये कितना क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, ये तो हमारा चौथा टाइप था जिसको हमने सेल वॉल बेसिस माना। 5वां नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर आप बात करो तो इसमें रिप्रोडक्शन होता है क्या, इसमें रिप्रोडक्शन यानी कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ना तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा, ना ही वो क्या बोला जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा, उसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। एक्चुअल में बाइनरी फिजन को एसेक्सुअल में ही रखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। माइटोटिक डिवीजन वगैरह कुछ भी इसमें नहीं होता है, तो यहां पे याद रखिएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, कॉन्जुगेशन, है ना, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा ट्रांसडक्शन। तो वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहां पे लिखिएगा कि रिप्रोडक्शन, है ना, मेनली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है।
इसके अलावा स्पोर्स वगैरह बनते हैं, है ना, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यूनिसेलुलर यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर बात करेंगे तो यहां पे ज्यादातर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, है ना, ज्यादातर आपको क्या दिखाई देगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और किसी किसी केस में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों को केस यहां पे मिल सकते हैं। प्लांटी के केस में आपको तीन चीजें, तीन टाइप, यहाँ पे एक नया टर्म जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहां पे आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स निकलते हैं और उनके थ्रू क्या होता है, नया बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक नया टर्म आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर इसमें दूसरा टाइप हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा टाइप हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप आपको याद रखने हैं। फंजाई के केस में अगर हम बात करें तो फंजाई के केस में ऐसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे खास बात सुनिएगा फंजाई की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फंजाई के अंदर रिवर्स ऑर्डर देखने को मिलेगा। यानी कि हम लोगों में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी उल्टा है ना, रिवर्स ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। पक्का? तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन यहां पे होते हैं, है ना। होलोज एनिमल्स के अंदर तो मेनली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन किसी किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एसेक्सुअल भी दिखाई देगा। तो दोनों ही लिख लेना है आपको, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो आपको इतनी बातें कम से कम याद रखनी है। एनिमेलिया के केस में, फंजाई के केस में, प्लांटी के केस में, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के केस में। फटाफट सुनते जाइए और ध्यान से सुनिएगा। अब क्या बात आता है, ये तो पांचवा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। अच्छा, हमने यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किया है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने यहां पे बात किया था, तो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। मोनेरा के केस में कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है ना, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर आप मोनेरा को कंसीडर करोगे तो मोनेरा के अंदर, याद रखिएगा, मोनेरा के अंदर दो टाइप से न्यूट्रिशन होता है। पहला ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक बोलती है कि ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, एंड सम आर ऑटोट्रॉफिक। तो कुछ ऑटोट्रॉफिक है, मेनली क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में क्या है, फोटोसिंथेटिक, है ना, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक में दो चीजें होती हैं, एक होता है लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना और एक होता है केमिकल के प्रेजेंस में खाना बनाना, है ना। तो एक होता है जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक केवल आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना केमिकल के प्रेजेंस में बनाए उनको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक को फिर से आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक ग्रुप आता है इसमें ऑक्सीजेनिक, है ना। ऑक्सीजेनिक का मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और यहां पे दूसरा ग्रुप आता है जिसको हम लोग लिखते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक। क्या लिखते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक। ध्यान से इसको पढ़ते जाइएगा, सुनिए बस वर्ड को, ये थोड़ा सा छोटा भी लिख रहे होंगे तो आप सुन करके लिख सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक में। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो केमिकल के प्रेजेंस में खाना बना है उसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। केवल 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 भगवान ने वरदान दिया है कि बैक्टीरिया तुम ही ऐसा कर सकते हो, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। हेटेरोट्रॉफिक में भी हो, सैप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, है ना, सैप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन यहां पे हो सकता है, सैप्रो एज वेल एज पैरासिटिक। प्रोटिस्टा के केस में अगर आते हो तो प्रोटिस्टा के केस में आपको ऑटोट्रॉफिक भी मिलेंगे, सम आर ऑटोट्रॉफिक, और कुछ ऐसे भी हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे।
हेट्रोट्रॉफिक में यहां पे भी आपको सैक्रो और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। तो याद रखिएगा ऑटो एंड हेट्रोट्रॉफिक, ऑटो एंड हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन यहां पे ना तो आपको कीमो ऑटोट्रॉफिक नहीं मिलेगा और ना ही आपको ये क्या बोलते हैं ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक का कॉन्सेप्ट देखना है। प्लांटी के केस में आपको मेनली फोटोसिंथेटिक है ना, सारे के सारे लगभग फोटोसिंथेटिक हैं। तो यहां पे आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। फंजाई, फंजाई तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है क्योंकि हमने पहले ही क्लासिफाई किया हुआ है, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोट्रॉफिक, सड़े गले से खाना खाना, है ना, तो वो कैसे हैं, सेप्रोट्रॉफिक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमेलिया है वो तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसके अलावा प्रीडेटर्स के जैसे एक्ट करते हैं, मार के खाना, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन है 2014 में जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर करके गलत करके चले आए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय द विटेकर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द विटेकर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ था न्यूक्लियर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था सेल वॉल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था रिप्रोडक्शन। और पूछा हुआ था कौन सा ऐसा है जो नई क्राइटेरिया में यूज किया गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पे लगा दिया था रिप्रोडक्शन को, किसी ने लगाया था, किसी ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लगाया था। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि यहां पे जब हम सेल टाइप की बात करते हैं तो न्यूक्लियस को लेकर के बात करते हैं। उन्होंने प्रॉपर न्यूक्लियस टर्म यूज नहीं किया, बस यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बोला, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जो पहला ऑप्शन था यानी कि प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये क्राइटेरिया यूज नहीं किया था किसने, विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर में। क्लियर है यहां तक बातें। अब ये आपको मैंने समझा दिया। इसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में आपको समझाया था क्लैडिस्टिक, अगर आपको याद हो क्लैडोग्राम वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया हो। मैं एक बार और समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसा, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी आज से लगभग 50,000 साल पहले, ये डाटा सही नहीं है फिर भी समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, आज से मान लेते हैं 50,000 साल पहले अर्थ पे पाए गए, है ना, कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। और आज भी जब मैं नदी तालाबों में जाता हूं तो हमें ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, आज भी मिलते हैं। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी 50,000 साल पहले आए और आज भी वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे। क्लियर। तो अब होता क्या है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसी में से लगभग 30,000 साल पहले, है ना, 30,000 साल पहले इन्हीं में से कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो बन गया रेड एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो बने क्या, रेड एल्गी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और मॉडिफिकेशन हुआ लगभग 20,000 साल पहले तो बन गया क्या, ब्राउन एल्गी, है ना, कुछ और मॉडिफिकेशन हुआ तो बन गया ब्राउन एल्गी। और कुछ बीसीए में मॉडिफिकेशन हुआ होगा तो बन गए क्या, ग्रीन एल्गी। लगभग कितना हजार साल पहले, 10,000। मैंने बोला ये डेटा सही नहीं है फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए और ब्लू ग्रीन एल्गी आज भी ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉर्म में मिलता है, लेकिन उसी से कुछ चीजें क्या हो गई, मॉडिफाई हुई, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होकर के ये तीनों अभी हमें मिल गए। अब ये जो हमें रिप्रेजेंट करता है ये फाइलोजेनिक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइलोजेनिक। मैंने आपको बोला था इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री यानी कि एक ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ऐसे ही ये ब्रांचेज मैं इसको कंसीडर करता हूं। और एक ब्रांच को मैं नाम देता हूं क्लैड, एक ब्रांच को मैं क्या नाम देता हूं, क्लैड। तो इसके पूरे स्टडी को मैं बोलता हूं क्या, क्लैडोग्राम। इसको मैं क्या बोलता हूं, क्लैडोग्राम। तो ये चीज आपको याद रखना है, फाइलोजेनेटिक ट्री, क्लैड एंड क्लैडोग्राम। क्लियर है मेरी बातें। ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। अब मैं दूसरा चीज भी आपके सामने समझा दे रहा हूं। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक
डायग्राम दिया हुआ है जिससे अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है। डायग्राम क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आपके बुक के अंदर क्या किया हुआ है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ है और इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि ये इवोल्यूशनरी लाइन है। एक कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इवोल्यूशनरी लाइन, है ना। और इस इवोल्यूशनरी लाइन के नीचे एक ऐसा डॉट डॉट करके उन्होंने ऐसा एरो दे दिया है ना, और इसके नीचे उन्होंने एक ग्रुप ऐसा बना दिया है, एक ऐसा बड़ा सा ग्रुप बना दिया है और इस ग्रुप के अंदर उन्होंने नाम लिख दिया है मोनेरा। इसमें उन्होंने नाम लिख दिया है क्या, मोनेरा। यानी कि अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इवोल्यूशनरी लाइन, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ और ऑर्गेनिज्म आते गए। ये जो मैंने लाइन ऐसे हॉरिजेंटल आपको बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि इस लाइन के नीचे जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, वो है प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। यानी कि इस लाइन के नीचे जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं। तो मोनेरा आपको कैसा था, इसके पहले हमने बोला है कि प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, क्लियर है। अब क्या होता है, इसी में से कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन हो करके एक और ग्रुप बन गया, है ना, एक और ग्रुप बन गया कुछ ऐसा, है ना, और इसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। इसको क्या नाम दिया गया, प्रोटिस्टा। तो इवोल्यूशन हुआ तो मोनेरा से कुछ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर के क्या बना दिया, प्रोटिस्टा बना दिया। अभी आपको और क्लियर समझ में आएगा, है ना। अब थोड़ा आपको समझना है कि यहां पे भी क्या है, एक लाइन रिप्रेजेंट मैं कर दे रहा हूं और ये लाइन ये बता रही है कि इस लाइन के नीचे जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं। पक्का बोलिए, समझ में आ रहा है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, सारे के सारे क्या है, प्रोटिस्टा है, ठीक। अब इसमें उन्होंने क्या किया, कुछ इसी से मॉडिफाई हुए तो प्लांटी बन गए, है ना, ये कुछ प्लांटी बन गए, कुछ इसी में से मॉडिफाई हुए तो फंजाई बन गए, ये फंजाई बन गए, और कुछ इसी में से मॉडिफाई हुए तो एनिमेलिया बन गए। तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये एनिमेलिया है। किंगडम गिन लीजिए भैया, मोनेरा 1, प्रोटिस्टा 2, प्लांटी 3, चौथा फंजाई और पांचवा एनिमेलिया। पक्का। फंजाई को मैंने बीच में रखा है, आपको भी बीच में ही रखना है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर प्लांटी का इससे मिलेगा, कुछ कैरेक्टर एनिमेलिया के फंजाई से मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए उसको इंटरमीडिएट माना जाता है और बीच में रखे गए हैं। इवोल्यूशनरी लाइन में समझाता हूं। इस लाइन के ऊपर जितने ऑर्गेनिज्म हैं, इस लाइन के ऊपर जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं। बोलो हाँ ना। तो कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं। क्लियर है भाई। अब थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कैसे इवोल्यूशन हुआ। मोनेरा के केस में हमने पढ़ा था कि मोनेरा के केस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना। कुछ हमने बोला सम आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या सम आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहां पे कुछ बैक्टीरिया है जो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बीजीए, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी तो है नहीं, वो तो बैक्टीरिया है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए क्या है, बैक्टीरिया है। और ये बीजीए कैसा मोड ऑफ वो शो करता है, न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक यहां से यहां चला आया, है ना, प्रोटिस्टा में। बीजीए से कुछ ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हुए तो प्रोटिस्टा बन गए, लाइक है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स की अगर आप बात करो, यूग्लेनोइड्स में एक कंसिडर किया जाता है यूग्लिना, और यूग्लिना के बारे में मैंने बोला था मिक्सोट्रॉफिक। लाइट रहेगा तो ऑटोट्रॉफिक और लाइट नहीं रहेगा तो हेटरोट्रॉफिक, है ना। तो यूग्लिना ये कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये ऑटोट्रॉफिक जैसा बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा आप एक और नाम लिख लो, डायटम। ये भी प्रोटिस्टा है, लेकिन ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक। इनसे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो बन गए क्या, प्लांटी, यानी कि सारे के सारे प्लांट। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोड्यूसर, यानी कि ये जो सीधी लाइन चली गई वो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रोड्यूसर। इस लाइन के अंदर सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं।
तो अगर इवोल्यूशन समझना है तो पहले बीजीए था मोनेरा में, उससे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो कुछ प्रोटिस्ट बने जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और उनसे मॉडिफिकेशन हुआ तो सारे के सारे प्रोड्यूसर यानी कि प्लांटी बन गए। पक्का? ये आपको पहला लाइन है। दूसरा लाइन में आपको रिप्रेजेंट करता हूं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा के अंदर थे वो कैसे थे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे। लाइक एज, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जिसको हम लोग रे फंजाई बोलते हैं, ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा था, सेप्रोट्रॉफिक यानी कि फंगस के जैसे। इसी में से कुछ मॉडिफिकेशन हुए तो प्रोटिस्ट बने, है ना। प्रोटिस्ट में भी जो ये इस ग्रुप में आते थे वो भी कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे, सेप्रोट्रॉफिक। तो अब यहां पे जैसे नाम लिख सकते हो आप लोग, प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड, है ना। तो स्लाइम मोल्ड जो है वो फंगस लाइक प्रोटिस्ट बोले जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को क्या बोलते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। और ये जो लाइन है ये आगे निकल जाती है फंजाई के केस में। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जितने भी डिकम्पोजर हैं उसको क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो जितने डिकम्पोजर हैं वो इस लाइन के अंदर आ गए। क्लियर है मेरी बातें? पक्का? तो इसका भी ओरिजिन मोनेरा से हुआ। तीसरा मैंने यहां पे बना के रखा हुआ है। अब तीसरा कंज्यूमर की बात आती है। तीसरा लाइन यहां से नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको मोनेरा के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देगा जो प्रीडेटर टाइप बिहेवियर शो करता हो। तो ये लाइन यहां से निकलती है और ये लाइन सीधे चली जाती है इधर, और ये रिप्रेजेंट करती है किसको, कंज्यूमर को। यानी कि इस लाइन के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म आएंगे सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, है ना। तो यहां पे कुछ जैसे मान लीजिए अमीबा, पैरामीशियम, फैगोसाइटिक एक्शन शो करते हैं। फैगोसाइटिक एक्शन मतलब मार के खाना, एक तरह से आप समझ लीजिए। फैगोसाइटोसिस हो रहा है तो यहां इंगल्फ हो रहा है, तो यहां पे अमीबा लिख सकते हो आप, है ना, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम भी कैसा है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। तो ये जो लाइन इंडिकेट कर रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, कंज्यूमर को इंडिकेट कर रहा है। 100% श्योर है ना। तो ये तीनों लाइन आपको समझ में आ जाएगा। यही लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको, इवोल्यूशनरी लाइन को। यही लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको, इवोल्यूशनरी लाइन को। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पक्का? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में और प्लांटी फंजाई एनिमेलिया में कैसे चेंज हुए, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपको समझाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है ना, एक ऐसे निकला, एक ऐसे निकला और एक ऐसे निकला, और आपसे पूछे कि ए वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, बी वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, सी वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आप बता ही लेंगे। ए वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा, प्लांटी, बी वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फंजाई, है ना, और सी वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमेलिया। मतलब आप ऐसे समझो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है डिकम्पोजर को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर को। अगर इसी डायग्राम को हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए इसको मैंने उल्टा बना दिया, 1 2 और 3, ठीक। अब आपसे पूछे कि अब ए ये है, बी है और सी है। अब आप बताइए कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए फिर से कंज्यूमर रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम बस उल्टा ही तो हुआ है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर की ओरिजिन कभी भी मोनेरा से नहीं होती है। हाँ ना बोलिए, पक्का? चलो भाई, ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे अब आता है आपका नया कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग अभी भी जो पढ़ते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ही बेसिस पे पढ़ते हैं पूरा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में याद रखिए कि ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सबसे पहले प्रपोज किया था कार्ल वुज एटल, है ना। कार्ल वुज और उनके जितने भी साथी थे उन्होंने मिलकर के इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, और इस यानी कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया था 1977 में। तो 1977 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 6 किंगडम में डिवाइड किया जा सकता है।
जबकि ये जो डिवाइड वो किए थे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ही बेसिस पे किए थे, लेकिन इनका उन्होंने बस क्या किया था, थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया था, है ना। समझते हैं कि क्या उन्होंने किया। उन्होंने ये किया बच्चा कि मोनेरा जो हम लोग पढ़े हैं अभी, मोनेरा जिसके अंदर हमने ये बोला कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बैक्टीरिया है, उनको उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। मोनेरा को क्या किया, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक को नाम दिया आर्किया, एक को नाम दिया आर्किया, और दूसरा एक किंगडम बनाया जिसको नाम दिया बैक्टीरिया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, मोनेरा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करें। कार्ल लूस ने एक्चुअल में क्या करा, ये ऑर्गेनिज्म है ना, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको उन्होंने 3 डोमेन में क्लासिफाई किया, 3 डोमेन्स में, है ना। पहला उन्होंने क्या लिखा, पहला लिखा उन्होंने आर्किया, पहला जो डोमेन उन्होंने बनाया उसका नाम रखा आर्किया। दूसरा जो डोमेन उन्होंने बनाया उसका नाम रखा बैक्टीरिया, और थर्ड जो डोमेन उन्होंने बनाया उसका नाम रखा उन्होंने यूकैरिया, यूकैरिया। तो ये एक्चुअल में 3 डोमेन उन्होंने बनाए थे। अब क्या होता है, आर्किया के अंदर उन्होंने क्या किया, जितने भी आर्की बैक्टीरिया थे, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, उनको उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया से निकाल के, मोनेरा से निकाल के ग्रुप बना दिया आर्की बैक्टीरिया, आर्किया में डाल दिया उसको। बैक्टीरिया यानी कि अब ये किंगडम मोनेरा हो गया, है ना। और इधर यूकैरिया में फिर से 4 अभी हैं, पहला प्रोटिस्टा, दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा प्लैंटी, तीसरा फंजाई, एंड चौथा एनिमेलिया। क्वेश्चन आता है कि यूकैरिया के अंदर टोटल कितने किंगडम हैं, तो आपको याद रखना है 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। पक्का। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डोमेन से, है ना। और इसके नीचे वाले लाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किंगडम से। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था वहां पे फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में ही हम लोगों ने बात किया था, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पाई जाती है, और उसका मैंने बताया था किंगडम, है ना। उसके बाद फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे ऊपर जो हमने पढ़ा था वो किंगडम पढ़ा था, लेकिन याद रखिएगा किंगडम से भी बड़ा जो होता है कैटेगरी, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन फिर किंगडम, तो डोमेन क्या हो गया, किंगडम से भी बड़ा एक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, जिसको हम लोग डोमेन बोल रहे हैं। और इसी डोमेन में उन्होंने 3 डोमेन बनाया था। तो याद रखिएगा ये, इसीलिए इसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। पक्का। आर्किया क्या किया, आर्की बैक्टीरिया को निकाल के अलग कर दिया, और इस तरह से ये किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया। आर्की बैक्टीरिया के किस नेचर की वजह से इसको हटाया गया, इसके अंदर जो आरएनए का कंपोजिशन है, राइबोसोमल आरएनए का कंपोजिशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि इसके 16S आरएनए में ये क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। तो 16 आरएनए में इसके कंपोजिशन में क्या है, डिफरेंस की वजह से इसको कैटेगराइज किया गया। इसके अंदर इंट्रॉन होता है, सिस्ट्रॉन का एक यूनिट। मोनेरा को रखा गया, मोनेरा के अंदर जब आप देखेंगे तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन को करते हैं। कैसा कंडीशन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब एक से ज्यादा प्रोटीन बनाया गया है। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है वह यूनिट जो आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इंट्रॉन और एक्सॉन, ये सब कुछ आप आगे पढ़ोगे डिटेल। अभी बस आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, और जो यूकैरिया है ये सारे के सारे कैसे हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक है। तो ये कौन सा कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो याद रखिएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक और 16 आरएनए, इसके बेसिस पे ये सारा डिवीजन हुआ। तो आपका आर्की बैक्टीरिया पहला किंगडम, मोनेरा दूसरा किंगडम, प्रोटिस्टा तीसरा, प्लैंटी चौथा, फंजाई पांचवा, एंड एनिमेलिया आपका 6th किंगडम यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लूस एट अल ने किया था। पक्का, यहां पे कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आता है
सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो चलिए हेडिंग डालिए, सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग है सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। याद रखना है आपको कि ये जो सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय रॉस। तो साइंटिस्ट का नाम है रॉस। रॉस ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था किस कब 2004-5 में, है ना। तो 2004-5 के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया था सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये नया माजरा क्या है वो मैं आपको समझा दूं। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसी में इधर उधर करके उन्होंने 7 किंगडम बना दिया। कैसे? पहला उन्होंने किंगडम रखा नाम, पहला किंगडम जो बनाया उसका नाम रखा प्रोटोमोनेरा। बस नाम चेंज है, प्रोटोमोनेरा। प्रोटोमोनेरा मतलब मोनेरा से भी प्रिमिटिव जो है वह है प्रोटोमोनेरा। तो कौन है? आपने अभी पढ़ा है आर्की बैक्टीरिया। तो जितने आर्की बैक्टीरिया उन्होंने प्रोटोमोनेरा के अंदर डाल दिया। दूसरा उन्होंने किंगडम बनाया जिसको उन्होंने नाम रखा मोनेरा, है ना। तो मोनेरा में सारे के सारे यू बैक्टीरिया है। थर्ड बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। तो थर्ड बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना। फोर्थ नंबर पे उन्होंने क्या बनाया? मिक्सोफाइटा। मिक्सोफाइटा करके एक ग्रुप बनाया उन्होंने, तो इसका नाम उन्होंने दिया मिक्सोमाइकोफाइटा। मिक्सोमाइकोफाइटा याद रखेगा। मिक्सोमाइकोफाइटा में कौन से ऑर्गेनिज्म है? प्रोटिस्टा में हमने एक पढ़ा था स्लाइम मोड्स होते हैं, है ना, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हमने आपको बोला है। तो मिक्सोफाइटा में के अंदर क्या किया? जितने स्लाइम मोड्स थे सबको ला करके एक ग्रुप बना के डाल दिया। स्लाइम मोड्स को क्या किया उन्होंने? अलग कैटेगराइज कर दिया और नाम दे दिया मिक्सोफाइटा। बस यही कलाकारी है इनकी। 5वें नंबर पे आपको याद रखना है मिक्सोफाइटा के बाद वही प्लांटी, देन फंजाई और लास्ट में लिख लीजिएगा 7वें नंबर पे एनिमेलिया, है ना। तो ये सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 5 6 7 पक्का क्लियर है। यहां तक कोई डाउट तो होना नहीं है। आपको ये याद नहीं रखना है ना, होता नहीं है, ये आए होएगा नहीं। बस आपको दिमाग में थोड़ी सी चीजें बैठा के रखनी है। अपडेटेड रहना जरूरी है क्योंकि कुछ भी पूछ दे तो हम ये ना बोल सके कि हाँ हमने पढ़ा ही नहीं है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपको बुक्स नया जो भी बुक्स है उसको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको जो भी अपडेटेड चीजें हैं वो आप जानते रहो। तो ये सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आपसे पूछेगा क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में ही पूछेगा। अब इसके आगे का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि किस किंगडम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये सब कुछ हम लोग अब अगले लेक्चर में डील करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और थैंक यू सो मच।